अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इस सेमिनार के स्पीकर्स, जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, मोहम्मद ज़ीशान अशरफ और मायरा रुबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस सेमिनार के लिए हमें टाइम दिया। और इस सेमिनार में स्पेशली वो अपना एक्सपीरियंस भी जो है वो बयान करेंगे और साथ में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बताएंगे कि अगर आप लोग बैचलर और मास्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आप किस तरह से ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। आप किस तरह से डिफरेंट स्कॉलरशिप्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो इस सेमिनार में हम एक डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप कहाँ से स्टार्ट लेकर और कहाँ तक अपनी एप्लीकेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं और कहाँ किस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं जीसी फैसलाबाद डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस स्पेशली और एस्पायर कॉलेज का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस सेमिनार्स का अहतमाम किया और आज उनकी मेहनत से हम सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हैं। तो इस ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ में हम डेफिनेटली, अगर हमने ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करना है तो यहाँ तमाम स्पीकर्स भी डिफरेंट जो है ग्लोबल विलेज की तरह डिफरेंट कंट्री से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिनका टाइम जोन डिफरेंट है और जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है। हर चीज़ डिफरेंट है, लेकिन आज हम एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके इल्म और तहकीक के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से एक अच्छी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन मोहम्मद ईशान आपका और माहिर अरबाब आप लोगों का। आप लोगों ने सुबह मॉर्निंग में हमें ज्वाइन किया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में अभी 12 बज रहे हैं जबकि इधर बहुत अर्ली मॉर्निंग है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को गुड मॉर्निंग भी। और इसका बाकायदा आगाज जो है सबसे पहले जो है वो हमने इस तरह से इसको तरतीब दिया कि सबसे पहले मेरी टॉक होगी। उसके बाद इस टॉक को जो है वो मायरा रुबाब लेकर चलेंगी और मोहम्मद ईशान अशरफ जो हैं वो एंड पर अपनी टॉक देंगे। और लास्ट पर हमने 15 से 20 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा है कि लोग अपने क्वेश्चन और आंसर भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने, हमने क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो आप लोगों ने हैंड रेज करना है। जब हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने का चांस देते हैं एंड पे, तो आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और फाइनली मैं डॉक्टर सरफराज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने भी इस सेमिनार के लिए हमें टाइम दिया और उन्होंने इसका जो है इत्माम किया। और डॉक्टर इमरान चौधरी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी इसके लिए काफ़ी हमारे लिए हेल्प की। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जिशान, आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? जी मुझे नज़र आ रही है। ओके। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इस सेमिनार को कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, आल कैंपसेस और जीसी फैसलाबाद स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एस्पायर कॉलेज डिचकोट और मैथमेटिक्स मीडिया ने एहतमाम किया इसका। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा क्योंकि हम थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि हम कहाँ से थे और अभी हमारा करंट स्टेटस क्या है। So, my name is Jawad Ali from Faisalabad. I did my undergraduations from GC University Faisalabad, and then I did my Master of Science in Mathematics from Quaid-e-Azam University Islamabad. और उसी दौरान मैंने एक सिंगल कोर्स इंटरनेशनल मैथमेटिक्स मास्टर से लिया, जिसका मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ। इवन कि जब मैं अप्लाई करता था तो यहाँ पर आप जो लोग आईएमएम के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान में लोग स्कॉलरशिप से अप्लाई करते हैं, तो उनमें लोगों को आईएमएम के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ उनकी एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप लोग स्कॉलरशिप्स को भी अप्रोच कर सकते हैं, जिसको मैं बाद में बयान करूँगा। और उसके बाद जब मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ कायदे आजम से, तो फिर मैंने फ्राई यूनिवर्सिटी में एज अ हायर सेमेस्टर स्टूडेंट ज्वाइन किया। नाउ करंटली आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट विद डबल डिग्री टाइटल इन अ यूनिवर्सिटी ऑफ Bologna एंड Sorbonne यूनिवर्सिटी पेरिस, where my research area is sub-Riemannian geometry and its application in neuroscience। तो यहाँ पे मैं पीएचडी में जो मेरी रिसर्च है वो सब रीमान ज्योमेट्री में स्पेशली, तो उसकी एप्लीकेशंस को मैं एज अ ब्रेन में देख रहा हूँ, न्यूरो साइंस में देख रहा हूँ। तो ये एक मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैंने करवाया। हम सब ने ये सोचा कि हम बताएं लोगों को कि हम पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान से हमने अंडर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन की और अब हम पीएचडी जो है वो यूरोप में कर रहे हैं।
नाउ कुछ मैंने मोटिवेशन बनाई है कि हमने क्यों पीएचडी को ज्वाइन किया, और आप लोगों के लिए एक अच्छी मोटिवेशन है कि आप लोग क्यों पीएचडी को ज्वाइन करें। तो अगर आप लोग एक वर्ल्ड क्लास रिसर्चर और प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको लाजमी पीएचडी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि पीएचडी बेसिकली एक रिसर्च बेस्ड डिग्री होती है। कुछ कंट्रीज में तो इसके मतलब कोर्स वर्क भी नहीं होता, वो जस्ट रिसर्च करवाते हैं, तो आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। अगर आपको पैशन है रिसर्च का तो फिर भी आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें नोवेल थिंग्स होती हैं कि आप चीज़ों को किस तरह से उनको एक्सटेंशन दे सकते हैं, किस तरह आपके काम में नॉवल आता है, ठीक है। आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ दुनिया के जो काम हुए हैं, लाइक किसी ने अगर मिसाल के तौर पे कमोटेटिव अलजबरा पे काम किया है तो आप उसमें कंट्रीब्यूट करके उसको अच्छे तरीके से अपने तौर पे बयान कर सकते हैं। तो इसको आप एक रिसर्च आर्टिकल के तौर पे भी कह सकते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन फिर मैंने एक मोटिवेशन बनाई है कि क्योंकि हम तीनों लोग जो हैं वो स्पेशली यूरोप से हैं, मायरल बाब वैसे आयरलैंड से हैं। लाइक आप ईयू पीएचडी प्रोग्राम्स को ही क्यों ज्वाइन करें, तो यहाँ पर अच्छी लैब्स हैं, अच्छा आपके पास एक्सपोजर है, अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, अच्छी इनके पास इंडस्ट्री है। जैसे मैं अभी पीएचडी मैथमेटिक्स में कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट जो है वो एक हॉस्पिटल की तरफ से अप्रूव है, जहाँ मैं हर मंथ अपनी रिपोर्ट देता हूँ, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन एज अ न्यूरो साइंस में कर रहा हूँ। फिर आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप जो है वो मॉडलिंग कैसे करनी है और आपने वो मॉडलिंग बना के हॉस्पिटल में कैसे देनी है, सही है। उसके बाद आपके पास मोबिलिटी का जो है वो चांस बड़ा होता है इधर। तो मोबिलिटी से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे यहाँ कुछ लोग पी लाइक जो लोग पीएचडी करने आते हैं तो वो कुछ दुरानियां अपना उस कंट्री से बाहर गुजारते हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास तो मोबिलिटी से भी अच्छा चांस था कि मुझे डबल डिग्री का चांस मिल गया। डबल डिग्री में आपने हाफ टाइम एक यूनिवर्सिटी में गुजारना होता है, हाफ टाइम दूसरी यूनिवर्सिटी में गुजारना होता है। एट द एंड ऑफ पीएचडी आपको दो टाइटल मिल जाते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा आपके पास चांस होता है यूरोप में। और आपके पास जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लाइक पीएचडी कर लेते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं, लाइक पोस्ट डॉक मिल जाती है, और भी आप अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे हिस्से में जो टॉक आई है उसमें बस हम ये देखेंगे कि जब आप लोग बैचलर में होते हैं या मास्टर में होते हैं तो आप स्कॉलरशिप्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर सकते। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग स्कॉलरशिप्स को अप्रोच करते वक्त आपको ये पता लाजमी होना चाहिए कि दुनिया में कौन कौन से मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स हैं। और अगर आपको उन मुख्तलिफ अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स का पता है तो इट्स मीन कि आप स्कॉलरशिप्स की तरफ आपका रुझान ज़्यादा बढ़ जाता है कि मुझे इन स्कॉलरशिप्स का पता है, मैं इसमें लाजमी अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे मैं कुछ स्कॉलरशिप्स का जिक्र करूंगा। तकरीबन दुनिया में हर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप तो मौजूद होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी होते हैं। फिर पीएचडी प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, स्पेशली मैंने पीएनआरआर प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये इटालियन यूनिवर्सिटीज में होते हैं। फिर मैरी क्यूरी फेलोशिप्स लिखे हैं, ये भी यूरोप में बड़ा अच्छा स्कॉलरशिप है। अगर कोई मैरी क्यूरी में सिलेक्ट हो जाता है तो ऑलमोस्ट उसको डबल स्टेपन मिलता है, ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है यूरोप में। उसके बाद इरास्मस मोंडेस स्कॉलरशिप्स है, हाईली रिकमेंडेड है। अभी इसकी एप्लीकेशंस भी ओपन हैं। आप जब भी कोई, सॉरी यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बात करूंगा, आप जब भी कोई टॉक सुनने आए तो अपने पास अपनी एक नोटबुक लाजमी लाएं जिसमें आप इस तरह की चीजें लाजमी लिख सकें सेमिनार के दौरान। तो इरास्मस मोंडेस स्कॉलरशिप्स की अभी एप्लीकेशंस ओपन है, आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। लास्ट टाइम भी पाकिस्तान से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इरास्मस मोंडेस में सेलेक्ट हुए हैं। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स किस कंट्री का है, तो इसमें भी पाकिस्तानी काफ़ी सिलेक्ट होते हैं हर साल, ये यूएसए का स्कॉलरशिप्स है। फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स हैं, ये हमारे यूके के स्कॉलरशिप्स हैं, तो इनके लिए भी आप एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद दाद स्कॉलरशिप्स हैं, ये जर्मनी का स्कॉलरशिप्स है, और ये बहुत ही हाई क्लास का स्कॉलरशिप्स है। जो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस होता है किसी लैब वगैरह का, वो इसमें इजीली सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद चैवनिंग स्कॉलरशिप्स आते हैं, ये भी यूके के स्कॉलरशिप्स हैं। फिर मैक्स स्कॉलरशिप्स है, ये भी जापान जापान का स्कॉलरशिप है। यहाँ पर भी लास्ट ईयर पाकिस्तान से काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद एफिल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स है, ये फ्रांस का स्कॉलरशिप्स, आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस में कौन से स्कॉलरशिप्स हैं। उसके बाद नॉर्वे स्कॉलरशिप्स है। उसके बाद चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल है, जिसको आप CSC स्कॉलरशिप्स भी बोल सकते हैं।
तो ये सारे स्कॉलरशिप्स, यही नहीं है कि बस यही लिस्ट है तो आप लोगों ने इसी पे ही तवज्जो देनी है। ये मैंने वो स्कॉलरशिप्स लिखे हैं जो कि बहुत मशहूर और मरूफ हैं, जिसके बारे में हर इंसान को पता होना चाहिए जो कि स्कॉलरशिप्स को देख रहा है। तो आपको लाजमी पता होना चाहिए कि ये किन कंट्रीज के हैं। उसके बाद मैंने कुछ रिकमेंडेड वेबसाइट और पेजेस का यहाँ पे जिक्र किया जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोगों का हमेशा से क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चले कि हम किस तरह से स्कॉलरशिप्स को अप्रोच करें। मीन हमें कहाँ से पता चलेगा कि जो है वो स्कॉलरशिप्स आया या नहीं आया। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ें बयान करने से पहले तो आप लोगों को ये कहूँगा कि जब आप लोग स्कॉलरशिप्स देख रहे होते हैं या ढूंढ रहे होते हैं तो उन लोगों के साथ रहें या उन लोगों के ग्रुप्स को ज्वाइन करें जहां से आपको डेली मोटिवेशन मिलती हो कि अच्छा इन लोगों ने मोटिवेशन दी है, ये लोग खुद अच्छी जगह पे हैं तो अब लोगों को अच्छी मोटिवेशन दे रहे हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई दूसरा है। तो आप मुख्तलिफ मैथमेटिक्स के जो प्लेटफॉर्म है उनको ज्वाइन करें। जैसे अगर मैं पाकिस्तान का जिक्र करूं तो इसमें आईएमएम सरफहरिस्त है। वहां पर जितने भी लोग बाहर गए हैं पिछले सालों में तो उन्होंने आईएमएम के पेज से काफ़ी हेल्प ली है, क्योंकि वहां पर स्कॉलरशिप्स वो बताते थे कि इसकी डेडलाइन क्या है तो वो लोग अप्लाई करते थे। ठीक है। तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ आईएमएम की जो है वो पेज पे रहें। आप अभी हम मैथमेटिक्स मीडिया भी काम कर रहा है, हमारी भी वेबसाइट है, हमारे भी पेजेस हैं, हम वहाँ पर स्कॉलरशिप्स आए रोज सेंड करते रहते हैं। एक मैथ वॉलंटियर के नाम से ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन करें। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्पेशली क्योंकि ये मैथमेटिक्स का सेमिनार था तो मैंने मैथमेटिक्स की कुछ साइट्स और पेजेस का जिक्र किया है कि जहाँ पर आप लोगों को पता चल सकता है कि आपने मास्टर, पीएचडी और पोस्ट डॉक की स्कॉलरशिप्स कैसे दे। ये जो साइट्स हैं यहाँ पर अगर हमें कुछ पीएचडी लोगों ने भी ज्वाइन किया तो वो यहाँ पे पोस्ट डॉक की बहुत ज़्यादा पोजीशनें देख सकते हैं। ठीक है। यूरोएक्स पे पहले नंबर पे आता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो यूरोप के स्कॉलरशिप्स होते हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके बाद बांदी, ये भी एक इटालियन, अगर आप लोगों ने स्कॉलरशिप्स देखते हैं जो कि हज़ारों में आते हैं हर साल हर साइकिल में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फाइंड अ पीएचडी, ये भी एक साइट है, स्कॉलरशिप डॉट नेट, यहाँ से भी आप स्कॉलरशिप्स देख सकते हैं। उसके बाद लिंक्डइन, यहाँ पे लिंक्डइन पे मैं थोड़ी सी बात को ओपन करूंगा कि हर स्टूडेंट जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसका लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। और अच्छा कैसे होगा? जब आप अच्छे लोगों को फॉलो करेंगे, उनका अच्छा लिंक्डइन अकाउंट देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये अकाउंट कितना अच्छा है। वहां पर अपने इंटरेस्ट डालें, उन लोगों को फॉलो करें जो आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड है। फिर जब भी वो पीएचडी पोजीशंस वहां पर एडवर्टाइज करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आगे मैथ डॉट ओ आर जी है, ये अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी की है, इसको लाजमी आप लोग ज्वाइन करें। यहाँ पर बहुत सारी टीचिंग जॉब्स, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान से काफ़ी लोग पीएचडी करके लुक कर रहे होते हैं पीएचडी सॉरी जॉब्स के बारे में, तो वो यहाँ पर जॉब्स भी देख सकते हैं, पीएचडी पोजीशंस भी देख सकते हैं और पोस्ट डॉक पोजीशंस भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद सीवीजीएमटी, यहाँ पर ये असल में है सेमिनार्स का पेज। तो आप यहाँ पर जॉब्स पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी कितनी पोजीशंस ओपन है दुनिया में। एक आता है जीको जेडी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर मैंने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स मास्टर का जिक्र किया है, जहाँ से मैंने खुद भी सिंगल कोर्स लिया और मैं काफ़ी वहाँ से मुस्तफीद हुआ। आगे आता है स्कॉलरशिप नेटवर्क जो है, ये फेसबुक का एक पेज है, इसको लाजमी ज्वाइन करें। ये हाईली मोटिवेटेड पेज है, यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेशन लेके बाहर के ममालिक में निकले हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसको लाजमी ज्वाइन करें। यहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको पोजीशन का अंदाज़ा होगा, लोग अपनी सक्सेसफुल स्टोरी सुनाते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स मीडिया को आप ज्वाइन करें। उसके बाद मैंने कुछ बताया है कि आप लोगों ने जब स्टार्ट लेना, स्कॉलरशिप्स का भी पता चल गया, आपको लिंक्स का भी पता चल गया कहाँ पर स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, तो फिर आपके माइंड में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए कि आप किस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं। सबसे पहले देखें कि आपकी फील्ड क्या है, क्या उस फील्ड के रिलेटेड पोजीशन है। अगर पोजीशन है तो देन उस स्कॉलरशिप्स को उठाएं और अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करें, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, हमारे नेक्स्ट स्पीकर उनका जिक्र करेंगे। उसके बाद जब आपके पास डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं, आपने स्कॉलरशिप्स भी देख लिया है, तो फिर आप अपनी कंप्लीट रिव्यू एप्लीकेशन को फिल करें और उसको रिव्यू करें। ठीक है। और एट द एंड आप उस एप्लीकेशन को सबमिट करवा दें। तो ये 4 स्टेप मैंने लिखे थे कि आप एक दफ़ा स्कॉलरशिप को रीच आउट करें, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करें, फिर एप्लीकेशन कंप्लीट एंड रिव्यू करके एट द एंड उसको सबमिट कर दें। तो इन 4 स्टेप्स में आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे हिस्से में ये कुछ चीज़ें आई थी जो कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बयान की हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने
अटेंशन के साथ इस टॉक को सुना है। तो होपफुली आप लोगों ने इस टॉक से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, क्योंकि मैंने अपने तौर पे मुझे जितना इल्म था मैंने इस जो टॉक थी उसमें फिल आउट की हुई है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उसके बाद क्योंकि मैं इस जो है सेमिनार को होस्ट भी कर रहा हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट दावत देता हूँ मायरा रुबाब को कि वो इस टॉक को आगे चलाएं और लोगों को इस चीज़ से मुस्तफीद करें। जी मायरा रुबाब। Hello, can you hear me? यस। Okay, so yeah, Assalamu alaikum everyone. I'm Myra Rubab from Pakistan basically, but currently I'm in Ireland pursuing my PhD in data science. So let me first share my screen. Yeah. Okay, so before starting to explain the application process and much more, I would like to tell you briefly about myself. And before that, I would like to thank Comsats University, GC University, Mathematics Media, and Aspire College to organize this event and to give me an opportunity to talk. So, yeah. So my academic journey started in 2016, my bachelor's in mathematics that I did from GC University Faisalabad. फिर उसके बाद मैंने 2020 से 2022 तक मैंने अपना मास्टर्स किया मैथमेटिक्स में कॉमसर्स यूनिवर्सिटी में, और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स मास्टर, जो कि बहुत से लोगों को पता भी है और जवाद ने भी जिक्र किया है। और उसके बाद मैं अभी 2022 से करंटली अब मैं पीएचडी कर रही हूँ डेटा साइंस में। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स से मैंने मूव आउट किया है डेटा साइंस में, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ मेरे लिए? ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास कोई एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड है तो आप उसी में रिसर्च कर सकते हैं या आपको उसी में ही पीएचडी मिल सकती है। आप एक डिफरेंट फील्ड में भी मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप डेटा साइंस का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा मोटिवेशन ये देना चाहूंगी कि ये बहुत ज़्यादा इन है यूरोप में, ये फील्ड बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है और डिमांड है। अब डेटा साइंस एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो सब फील्ड्स हैं। लाइक हम इसमें स्टेटिस्टिक्स पे ज़्यादा काम कर सकते हैं। मेन इसका फोकस होता है कि हमने रियल डेटा पे काम करना होता है और उसको हम लिंक कर सकते हैं किसी भी फील्ड के साथ। और वो उसमें हम केमिस्ट्री यूज कर सकते हैं, फिजिक्स यूज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं, साइकोलॉजी यूज कर सकते हैं और कोई अदर सब्जेक्ट। तो या तो अब वो जो सब्जेक्ट्स जो हैं, अब उसको हमने कैसे लिंक करना है मैथमेटिक्स के साथ और कैसे हम जो है वो मैथमेटिक्स से मूव ऑन कर सकते हैं डेटा साइंस की तरफ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कोई एक मिनी प्रोजेक्ट करना है जिसके अंदर आपने वो टेक्निक्स लर्न करनी है जो डेटा साइंस के अंदर है। अब डेटा साइंस में एक स्टेटिस्टिक्स का मैंने आपको बताया और डिफरेंट सब्जेक्ट्स बताए, उसके अलावा मशीन लर्निंग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बहुत इन है, जैसे आप चैट जीपीटी या और बहुत से प्लेटफॉर्म जो आप लोग यूज कर रहे हैं, वो सारा कुछ डेटा साइंस से ही निकल के आया है। और उसमें जो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस यूज होती हैं, पाइथन यूज होता है, आर यूज होता है, डिपेंड करता है कि आपका ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो स्टेटिस्टिक्स की तरफ है या मशीन लर्निंग की तरफ है। तो आपने एक या तो को अपनी सर्टिफिकेशन लेनी है, उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, आप कोर्सेरा से कोई कोर्स कर सकते हैं, आप डेटा कैंप से कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो इंडिविजुअली आप कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी सुपरवाइजर के साथ। तो एज लॉन्ग एज आपके पास कोई एक ऐसा जो है वो टूल हो कि आप अपनी सीवी में ऐड कर सकें और उनको इंटरव्यू में बता सकें, तो आपके लिए वो प्रोसेस इजी हो जाता है अपनी फील्ड चेंज करने का और पीएचडी जो है वो लेने का। तो मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था अपने लास्ट सेमेस्टर, आईएमएम के लास्ट सेमेस्टर में। तो स्कॉलरशिप मैंने बेसिकली मैंने और कहीं सर्च नहीं किया था, मैंने आईएमएम की वेबसाइट पे गई थी, वहां पे जितनी स्कॉलरशिप थी मैंने उन सब में अप्लाई किया था, वो मास्टर्स की भी थी और पीएचडी की भी थी। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सब में हो गया था। अब उसमें जो मैंने अपना जो सीवी यूज की थी, मैं आपके साथ वो भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी और एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है वो मैं स्टार्ट करूंगी। या तो सबसे पहले है कि अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए शॉर्ट लिस्ट करें वो सारी स्कॉलरशिप्स जिसमें आपने अप्लाई करना है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक करें
और चेक करें कि वो कितना ज़्यादा अलाइन कर रही है आपके रिसर्च गोल्स के साथ। और फिर आपने एक टाइम पे एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस अप्लाई करनी है। उसके बाद आप वेट करें शॉर्टलिस्ट होने का, और मीनवाइल आप दूसरी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करते रहें। फिर देन आपने इंटरव्यू कॉल का वेट करना है। जैसे ही आपको इंटरव्यू कॉल आती है, आपने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब उसके लिए सबसे जो मेन चीज़ है, जो हर इंटरव्यू में आई थिंक पूछी जाती है, वो आपको उस स्कॉलरशिप के बारे में, उस प्रोग्राम के बारे में पूरा पता होना चाहिए। आपने उसकी वेबसाइट को अच्छे से देख लेना है। उनकी क्या स्ट्रक्चर है, उनकी क्या डिटेल्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है। दूसरा, आपने अगर अगर तो रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, तो आपने वो अपना रेडी रखना है, और उसको हो सकता है तो आप उसको प्रेजेंट भी करें इंटरव्यू में। और क्योंकि फिर आपसे क्वेश्चंस उस प्रपोजल के रिलेटेड ही होंगे। और एक और बात कि अगर मैंडेटरी नहीं है प्रपोजल, तो फिर आपको देखना होगा कि आप रिसर्च प्रपोजल ऐड करें या ना करें। सम टाइम ऐसे भी होता है कि अगर ये ऑप्शनल हो और हम प्रपोजल ऐड कर दें, और हम इतना कॉन्फिडेंट ना हो उस प्रपोजल के बारे में कि हम उसमें जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जो प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बारे में हम इनफ कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो एक बैड इंप्रेशन के तौर पे भी जा सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड करेंगे, और वो डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, और अगर आपको नहीं आएंगे तो फिर वो आपके लिए मसला भी कर सकते हैं। समटाइम्स लेस इज मोर। तो आप अब अवॉइड भी कर सकते हैं अगर तो मैंडेटरी नहीं है। तो मेरे केस में नहीं था, तो मैंने अटैच नहीं किया था। उसके अलावा आप इंटरव्यू में अपनी स्किल्स को शो करें, और आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। कुछ कॉमन क्वेश्चंस, वेरी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आप यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस हैं, ऑनलाइन बहुत मटेरियल है, आप वहां जाकर सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरव्यू के लास्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको अगर हमसे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। तो उस वक्त प्लीज आप चुप नहीं रहना, आपने क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं, ताकि उनको पता चले कि आप आपको इंटरेस्ट है उस प्रोग्राम में, और आप वो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। उसके बाद बस पूरे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहें, तो इस तरह से आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपको ऑफर आएगी स्कॉलरशिप की। अगर तो आपको एक से ज्यादा एक्सेप्टेंसेस मिल जाती हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स में, तो फिर आप चूज करें आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, जो आपके इंटरेस्ट के साथ सबसे ज्यादा क्लोज है। और उसके बाद आप अपनी वो कुछ टूल्स और टेक्निक्स को सीखना शुरू कर दें अपनी रिसर्च से रिलेटेड, ताकि इन फ्यूचर आपको मसला ना हो। नेक्स्ट, अब एप्लीकेशन का प्रोसेस है। उसके अंदर दो तरह के डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं। एक वो जो आपके एप्लीकेशन के प्रोसेस के दौरान यूज होते हैं, और दूसरा जो आफ्टर आपकी एप्लीकेशन, जो वीजा के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले उसमें सीवी, जिसको रेज्यूमे भी कहते हैं, ये आपका एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताती है। सेकंड, आपका मोटिवेशन लेटर, जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या कवर लेटर भी बोलते हैं। इसमें आपने अपनी मोटिवेशन लिखनी है कि आप वो स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या मोटिवेशन है आपकी उसके बिहाइंड, और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और आप किस तरह से जो है वो अपनी स्किल्स को यूज कर सकते हैं, और आप किस तरह से एक बेस्ट फिट हैं उस स्कॉलरशिप के लिए। आपने वो सारी चीजें मोटिवेशन लेटर में डालनी है। ये सीवी और मोटिवेशन लेटर, ये दो बहुत मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये जो कि बिग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं आपके सिलेक्शन में। नेक्स्ट है रिसर्च प्रपोजल। जो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपने अपना प्रोजेक्ट एक प्लान्ड वे में लिखा होता है। उसमें जो आप मेथोडोलॉजीज यूज करना चाहते हैं इन फ्यूचर उस प्रोजेक्ट में, वो लिखते हैं, और पॉसिबल आउटकम्स, जरूरी नहीं कि आउटकम्स आपको मिल जाएं, बट पॉसिबल आउटकम्स आपने लिखने होते हैं। नेक्स्ट है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये ऐसा लेटर है जो कि कोई आपको वाउच कर सकता है आपके क्वालिफिकेशंस के लिए, वर्क के लिए, स्किल्स के लिए और करेक्टर के लिए। मोस्टली ये आपके सुपरवाइजर्स होते हैं या प्रोफेसर जिनके अंडर आपने काम किया होता है, वो उनसे आपको मिलता है। नेक्स्ट है पासपोर्ट, और उसके बाद है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ये आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट्स होते हैं जो वेरीफाइड होने चाहिए, और ये आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स को भी वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपकी इंग्लिश की जो कम्युनिकेशन स्किल्स को शो करेगा। अब मैक्सिमम जो है वो आइल्स रिक्वायर करते हैं, लाइक 6 बैंड आउट ऑफ 9 जो है एटलीस्ट होना चाहिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो दूसरे भी इंग्लिश के टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, लाइक ड्यूलिंगो। मैंने पर्सनली ड्यूलिंगो दिया था, और उसकी रिक्वायरमेंट थी एटलीस्ट 120 मार्क्स आउट ऑफ 160। तो या ये डिपेंड करता है आपकी स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट पे, जिसको आपने चेक करना है। नेक्स्ट है, अब अगर आप जो सिलेक्शन हो गई आपकी, उसके बाद आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है वीजा के लिए। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट। वैसे नॉर्मली जो हम स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स होते हैं ना, हमें इतने कोई हैवी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती।
लेकिन फिर भी बैंक स्टेटमेंट तो मस्ट लगती ही लगती है आपकी, कुछ पिछले 3 से 6 मंथ की लगती है, और उसमें बस आपकी नॉर्मल, मतलब आपको एक्स्ट्रा फंड्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है एफआरसी, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करेगी ड्यूरिंग योर स्टे, आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं। उसके लिए यूरोप के लिए है मेडिकवर की स्टडी एंड प्रोटेक्ट है एक हेल्थ इंश्योरेंस, जो आप हर साल रीन्यू कर सकते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा है लेटर ऑफ सपोर्ट, ये ऑप्शनल है, अगर डाल दें तो ठीक है, नहीं डालें तो इसका मसला नहीं है। ये एक ऐसा लेटर होता है जो कि आपके पेरेंट्स या आपके फादर या आपके मदर की तरफ से हो सकता है। अगर उनका कोई बैंक अकाउंट है जिसके अंदर कोई फंड्स पड़े हुए हैं तो वो अटैच कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन के साथ, जिसमें वो ये लिखेंगे कि अगर मेरे बच्चे को जरूरत पड़ती है इन फ्यूचर फंड्स की, तो हम एज अ सपोर्ट मौजूद हैं और हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेटर फ्रॉम कॉलेज, ये लेटर है जिसमें आपकी कंफर्मेशन होगी स्कॉलरशिप की इंस्टीट्यूशन की तरफ से जहां आपका एडमिशन हुआ है, और उसमें सारे फंड्स की डिटेल्स होगी। नेक्स्ट है योर एडमिशन प्रूफ, इस ये आपकी जो है वो इनरोलमेंट का एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें मेंशन होगा कि आप इस एकेडमिक ईयर से इस एकेडमिक ईयर तक आप इनरोल हैं एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में। उसके बाद है लेटर ऑफ रेजिडेंस, ये भी एक ऑप्शनल है, ऐड कर दें वेल एंड गुड है, नहीं ऐड करेंगे तो इतना खास मसला नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप्स वाले स्टूडेंट्स उनको मोस्टली वीजा मिल ही जाता है। तो ये ऐसा लेटर है कि मतलब कि जिस जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वहां पे किसी का कोई कांटेक्ट आपका कोई है जानने वाला, वो उनका एड्रेस आपने डालना है और उनकी तरफ से वो लेटर होगा कि आपकी रिहाइश वहां पे ऑल सेट है, तो आपको वहां रहने का मसला नहीं है। नेक्स्ट है कि पीएचडी की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं उसमें प्रोफेसर से हम सम टाइम कांटेक्ट करना पड़ता है, कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं भी है, उसके अलावा भी आप प्रोफेसर से आप 1 to 1 कांटेक्ट करके उनके रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में जान के आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अब वो उनके साथ कांटेक्ट करने का क्या तरीका है, वो ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट करते हैं, और उसका क्या प्रोसीजर है वो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले ये कि आप कांटेक्ट करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स पहले से करने होंगे। आप अगर कर रहे हैं स्कॉलरशिप की बेस पे, तो आपने प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाना है, वहां से करंट अपॉर्चुनिटीज देखनी है, वहां पे सुपरवाइजर जो प्रोफेसर हैं उनका देखना है डिटेल्स, उनकी एक्सपर्टीज, उनकी प्रोफाइल चेक करनी है, और उनका रेलिवेंट डिपार्टमेंट, और वहां से उनका कांटेक्ट लेना है आपने, और उनकी पब्लिकेशंस को रिव्यू करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी पब्लिकेशंस को रिव्यू करना है और देखना है कि किस प्रोफेसर की पब्लिकेशंस और रिसर्च आपकी रिसर्च के साथ मैच कर रही हैं, और फिर आपने उनको कांटेक्ट करना है। नेक्स्ट है कि ईमेल का पैटर्न कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपने करनी है ग्रीटिंग्स, आपने डियर डॉक्टर, उनका जो भी नेम है वो आपने लिखना है, या डियर प्रोफेसर, फिर अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना है, अपना नाम देना है, करंटली आप किस यूनिवर्सिटी में और क्या काम कर रहे हैं, और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ब्रीफली बताना है कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं। देन आपने अपने रिसर्च इंटरेस्ट बताने हैं, और हो सकता है ना तो उनको उनका कोई पेपर आप मेंशन करें, और ताकि अपना लिंक शो करवाएं अपनी रिसर्च के साथ जो कि उनको अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट आप अपनी जो है स्किल्स शो करें उनको, जो भी उस रिसर्च से रिलेटेड है, ताकि उनको आइडिया हो कि आप ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। देन आप उनको शो करें कि आप अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन दे स्कॉलरशिप के बारे में अपनी ईमेल के अंदर, कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और उसकी ये रिक्वायरमेंट्स और ये सिलेक्शन प्रोसेस है, और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। फिर जो है वो इस तरह से होगा। अटैचमेंट आपने करनी है, सीवी डालनी है, और अगर रिसर्च प्रपोजल है आपके पास तो वो डालना है, और लास्ट पे आपने उनको थैंक यू करना है, और पोटेंशियल जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको उनके साथ कोलैबोरेट करने की उनके बारे में पूछना है, और देन क्लोजिंग करनी है अपने बेस्ट रिगार्ड्स या सिंसियरली के साथ, और लास्ट में अपना नेम लिखना है। अभी मैं थोड़ी सी टिप्स दे दूं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सैंपल दिखाती हूँ उसका। ईमेल में कंसाइजनेस होनी चाहिए और प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। इंग्लिश आप यूज करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश यूज़ करें और बहुत ही बेसिक भी ना यूज़ करें। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए यूज़ नहीं करनी क्योंकि इंटरनेशनल प्रोफेसर्स होंगे, कुछ ऐसे भी कंट्री से हो सकते हैं प्रोफेसर जो उनकी जो बेसिक जो लैंग्वेज है इंग्लिश ना हो, तो उसका मसला हो सकता है। बस रीडेबल इंग्लिश अच्छी वाली लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई टाइपो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं डालनी। जितना शॉर्ट और कंसाइज हो उतना बेहतर है। अपने रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करनी है और बिल्कुल कैजुअल लैंग्वेज यूज नहीं करनी।
टाइम जोन का जो है आपने देखना है जिस भी कंट्री के हैं, क्योंकि मोस्टली जो ये प्रोफेसर हैं वो अवेलेबल होते हैं अपने वर्किंग आवर्स में 9 to 5 ड्यूरिंग द वीक, और उस वीक और उस दौरान वो अपनी ईमेल को एक्सेस कर रहे होते हैं। और वीकेंड पे और ऑफ टाइम में हो सकता है कि आपकी ईमेल स्किप भी हो जाए। उसके अलावा आपने पेशेंस रखना है और फॉलो अप करना है। आपने कम से कम 1 से 2 वीक वेट करना है उनके रिप्लाई का। अगर आपको नहीं आता तो आपने एक रिमाइंडर देना है उनको कि आपकी ईमेल को रिव्यू कर ले, पोलाइटली आपने कहना है। और अगर फिर भी नहीं आता तो वैसे आइडियली ये कि आप एक फॉलो अप करें, लेकिन मैक्सिमम आप 2 फॉलो अप कर सकते हैं। उसके बाद आप ये समझेंगे आपका उधर से कुछ नहीं होने वाला, फिर आपने अप्रोच करना है किसी और प्रोफेसर को। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और, कि एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा प्रोफेसर को बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करें, क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन लेना होता है उनके कोऑर्डिनेटर के साथ लेना होता है, और फिर वो जब एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे तो आपके लिए मसला होगा, फिर आपको कोई भी प्रोफेसर उस डिपार्टमेंट में चूज नहीं करेगा। देन आफ्टर दैट यूज योर ओन वर्ड्स। आपने जो ईमेल लिखनी है वो आपने एआई जनरेटेड नहीं लिखनी, क्योंकि प्रोफेसर्स को बहुत सारी ईमेल्स मिलती हैं एक दिन में। वो इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो ईमेल जो है वो एआई जनरेटेड है या नहीं है। तो ये काम हमने बिल्कुल नहीं करना। एक्चुअली हमारे यहाँ पे पीएचडी में एक सुपरवाइजर है हमारे साथ, ये लास्ट वीक में ही हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे कि उनको ना ईमेल्स आती रहती हैं ये इस तरह से, उनके साथ उनके ग्रुप को ज्वाइन करना, उनके साथ काम करने की। तो एक स्टूडेंट ऐसा था कि जो उनको बहुत अट्रैक्ट किया था, उसका काम भी अट्रैक्ट किया था और वो उनकी रिसर्च के साथ अलाइन भी था। लेकिन उन्होंने बस एक चीज नोटिस की कि वो जो उसने ईमेल लिखी थी उसमें जो वो लिंक शेयर कर रहा था अपनी रिसर्च का उनके काम के साथ, वो उन्होंने नोटिस किया कि वो एआई जनरेटेड आंसर था। तो फिर उनको आइडिया नहीं हुआ ना कि वो जो लिख रहा है ईमेल के अंदर वो कितना का सच है, उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये एक बिग फैक्टर हो सकता है आपके रिजेक्शन का। सॉरी, नेक्स्ट अब मैं आपको थोड़ा सा सैंपल दिखा दूं क्विकली। ये कोई कंप्लीट सैंपल नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए मैंने थोड़ा सा लिखा है। तो आपने स्टार्ट इस तरह से करना है। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो आपने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। सेकंड में आपने अपना शो करना है लिंक और अपना रिसर्च का इंटरेस्ट वगैरह। और ये उन लोगों के लिए है जो कि किसी स्कॉलरशिप के थ्रू नहीं ईमेल कर रहे। ये वाला पैराग्राफ जो है ना, वो लोग जो स्कॉलरशिप के अलावा सिर्फ डायरेक्टली उनको ईमेल कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई आपकी फील्ड में आपके ग्रुप में कोई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं या फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं तो आपके साथ शेयर की जाएं। तो वो इस तरह से कर सकते हैं। लास्ट में थैंक यू करना है। और आप फुल नेम अकेला लिख दें तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप अपना लिखें इस तरह से, करंट पोजीशन, यूनिवर्सिटी का नाम, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दें, अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल भी डाल सॉरी, लिंक्डइन का प्रोफाइल भी डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं जाऊंगी अगेन, सॉरी, फ्रॉम करंट स्लाइड, या नेक्स्ट है सीवी का टेम्पलेट। सीवी डिस्कस करते हैं। अब सीवी दो तरह की हो सकती है, एक होती है एकेडमिक और दूसरी होती है जो ज्यादा प्रोफेशनल होती है, जो जॉब के लिए यूज की जाती है। तो आपने एकेडमिक सीवी टेम्पलेट्स देखने हैं। सेकंड है कि हो सकता है कि स्कॉलरशिप में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो फॉर्मेट की सीवी के, तो आपने उसको लाजमी फॉलो करना है। और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्रेफरेबली आपने यूरोपास की सीवी टेम्पलेट देखने हैं और या ओवरलीफ के देखने हैं। और इनके जो है वेबसाइट पे आप इजीली लॉग इन कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगे इजीली। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो ये ओवरलीफ का मेरा अकाउंट है, यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। और यहाँ पे आप देखें तो सीवी एंड रेज्यूमेस, यहाँ पे देखें डिफरेंट जो है वो आपको सैंपल्स मिल रहे हैं। आप कोई भी चूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि वो वाला चूज करें जो 1 कॉलम हो। नेक्स्ट है सीवी का पैटर्न क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपने डालनी है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना नाम, कॉन्टेक्ट इन्फो, और उस लिंक्डइन प्रोफाइल भी डाल सकते हैं, डाल दें, वेल एंड गुड है, ऑप्शनल है। अगर पहली बात है कि जैसे जवाद ने बताया लिंक्डइन प्रोफाइल होना बहुत ही जरूरी है, तो बेस्ट ये कि आप वो बना लें। नेक्स्ट है आपने वर्क एक्सपीरियंस डालना है, सबसे पहला जो आपने इंफॉर्मेशन डालनी है आफ्टर पर्सनल इंफॉर्मेशन। देन एजुकेशन, एजुकेशन डालनी है अपनी, उसमें आपने एकेडमिक अचीवमेंट, सीजीपीए और रेलिवेंट जो हाईलाइटेड कोर्स वर्क है आपने वो डालना है। इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं डालनी। और एजुकेशन जो है वो
इसमें आपने रिवर्स ऑर्डर में जाना है। आपने पहले मास्टर्स, लेट सपोज के भी आप मास्टर्स कर रहे हैं तो मास्टर्स की डालें, फिर अंडरग्रेड्स की डालें इन्फॉर्मेशन, और फिर आपने पब्लिकेशंस और प्रेजेंटेशंस के बारे में डाल सकते हैं, सर्टिफिकेट्स या कोई कॉन्फ्रेंसेस की हैं, या आपने कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हुए हैं कोर्सेरा पे, डेटा कैंप पे, या और कोई वेबसाइट से, वो डाल सकते हैं। अपनी ऑनर्स एंड अचीवमेंट्स डालें, फील्ड के इंटरेस्ट डालें। अब ये जो फील्ड का इंटरेस्ट है ना, इसमें आपने जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है ना, आपने उसका मेंशन करना है और उससे रेलिवेंट स्किल्स और टूल्स का मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मेरा डेटा साइंस है तो मैं उसमें पाइथन डालूंगी, उसमें मैं पाइथन की जो कुछ लाइब्रेरीज हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए वो डाल सकती हूँ। या मैं अब डेटा साइंस से रिलेटेड जो भी और जैसे मैथमेटिक्स में उसमें थोड़ा स्टेटिस्टिक्स यूज कर सकती हूँ, वो डाल सकती हूँ। तो ज्यादा उसे डेविएट नहीं करना, एक जो मेन रिसर्च फोकस है उससे डेविएट नहीं करना। नेक्स्ट है स्किल्स, आपने टेक्निकल स्किल्स डालनी है, सॉफ्ट और लैंग्वेज स्किल्स डालनी है। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड रेफरेंसेस, रेफरेंसेस जो है वो ऑप्शनल है, डाल डाल दें तो ठीक है, अच्छा है, नहीं डालें तो मसला नहीं है। सीवी की जो लिमिट होनी चाहिए वो मैक्सिमम 2 पेज, इससे इंक्रीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो एकेडमिक सीवी है। क्रॉनिकल ऑर्डर जो कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले आपने रिवर्स ऑर्डर में जाना है, पहले आपने मास्टर्स की डालनी है इन्फॉर्मेशन, फिर अंडरग्रेड्स की डालनी है, इस तरह से। और आपकी फॉर्मेटिंग कांस्टेंट होनी चाहिए सीवी में। कोशिश करेंगे जो आप फॉन्ट स्टाइल यूज कर रहे हैं वो बेसिक यूज करें, आप एरियल, टाइम न्यू रोमन या कैलिब्री वगैरह यूज करें। फॉन्ट साइज, बुलेट पॉइंट्स और फॉन्ट कलर वगैरह कंसिस्टेंट होने चाहिए। उसके बाद जब आपकी सीवी बन जाए तो लाजमी लाजमी उसका फीडबैक लें किसी के साथ जो ऑलरेडी अपनी सीवीज पे बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, जो प्रोफेशनल हैं। आप अपने कोई सुपरवाइजर को कहें, आप प्रोफेसर को कहें, या आप जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए बाहर जा चुके हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी सीवी को अप्रूव करवाएं। नेक्स्ट है जो आपने मिस्टेक्स अवॉइड करनी है सीवी में। फर्स्ट, ओवरलोड नहीं करना सीवी को, बिल्कुल टू द पॉइंट स्ट्रेट इंफॉर्मेशन जो के है वो डालनी है। उसमें कोई ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, एग्जेजरेटिंग क्लेम्स। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि बहुत ज्यादा सच्चाई थोड़ी सी कम हो, तो बी ऑनेस्ट होना है अपने साथ, स्किल्स और एक्सपीरियंस जो आपने डालने हैं। तो या दैट्स इट। मैं अब आपको एक थोड़ा सा सैंपल शो कर देती हूँ सीवी का। ये सीवी एक्चुअली मेरी अपनी ही सीवी है जो कि अपडेट होने वाली है थोड़ी सी। ये आपको डेली बेसिस पे, वैसे डेली तो नहीं मैं कहूंगी, डेली पे तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको अपनी सीवी जो है ना वो अपडेट कर लेनी चाहिए। ये सीवी थोड़ी सी मेरी अपडेट करने वाली है, लेकिन मैंने इसको जो है वो थोड़ा अपडेट किया भी हुआ है। ये सीवी जो है वो, इसका जो बेस है, मैंने ये 2.5 साल पहले बनाई थी जब मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना शुरू किया था। तो ये एक अच्छा टेम्पलेट है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको काफी आइडिया हो जाएगा। तो देखें, सबसे पहले है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है सारी, और फिर सबसे पहले हमने एक्सपीरियंस डालना है अपना, उसके बाद एजुकेशन डालनी है। यहाँ पे मैंने अपनी पीएचडी की सबसे पहले डाली है। अगर आपकी वेबसाइट्स हैं कोई, उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं अपनी सीवी में। यहाँ आईएमएम के बारे में बताया है, अपने ग्रेड्स बताएं और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपने किए हैं वो बताएं। फिर बैचलर्स ऑफ साइंस का मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट है आपकी पब्लिकेशंस या प्रोजेक्ट। ये मेरी पब्लिकेशन है जो मैंने मेंशन की है, और ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने ड्यूरिंग पीएचडी, और ये मास्टर्स का प्रोजेक्ट है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके अलावा सर्टिफिकेट्स और कॉन्फ्रेंसेज है, जितने भी आप अगर कोई बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हैं वो इसमें ऐड करनी है। जैसे ये मेरा विंटर सिंपोजियम है, ये आयरलैंड में है, ये मेरी कॉन्फ्रेंस। एपीटीएस सर कैसी, डेटा ऑन द शायर, ये यूके की हैं। कैस्पैम जो ये मुल्तान में पाकिस्तान में हुई थी वो मेंशन किया है मैंने। इसके अलावा आपने कोई कोर्स किया है, कोई सर्टिफिकेट्स हैं वो भी डालें। ऑनर्स एंड अचीवमेंट में जैसे अगर आपको कोई मेडल वगैरह है वो डाल सकते हैं, या कोई सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है वो डाल सकते हैं। लैंग्वेजेस डालें, जितनी भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं, उर्दू, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी। उसके अलावा यहाँ आके आप बाहर और भी सीख सकते हैं। अपनी स्किल्स डालें, रिसर्च स्किल्स डालें, और कोई अदर स्किल्स हैं। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी डालें, और आखिर पे रेफरेंसेस हैं। ये सारा जो है वो टेम्पलेट है। या, हम्म,
So thank you so much for listening. Now I will hand over to Zishan to continue his talk, and I'll stop sharing my screen. ओके, थैंक यू वेरी मच मायरा। आपने काफ़ी अच्छी टॉक दी और हर पॉइंट पे काफ़ी अच्छा फोकस किया। होपफुली लोगों ने काफ़ी सीखा होगा और सीखेंगे भी इंशाल्लाह। हम इस प्रेजेंटेशंस को लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे। नेक्स्ट हम इनवाइट करते हैं मोहम्मद ईशान अशरफ को, जो कि मैक्स प्लांस के स्टूडेंट्स हैं और करंटली इन्होंने इस्तोनिया में टालिन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। तो ईशान, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जवाद एंड मायरा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले स्लाइड शेयर करूँ। क्या आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस। ओके। सबसे पहले आज का जो टाइटल आपको पता है, अनलॉक योर फ्यूचर एक्सप्लोरिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जवाद और मायरा ने किया है। मैं इसको एक स्टेप थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा। ये मेरे थोड़े से कंटेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं आज बात करूँगा। सबसे पहले मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ। उससे पहले मैं मैथमेटिक्स मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह ये मैथमेटिक्स को पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं। ये वाकई एक काबिल तहसीन बात है। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान अशरफ है। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट ओवर टैक्सिंग की तहसील पीर महल से है। मैंने अपना बैचलर्स किया था मैथमेटिक्स में 2020 में फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया इन अप्लाइड मैथमेटिक्स फ्रॉम यूईटी लाहौर, और जिसमें मेरा रिसर्च एरिया था फ्लूइड डायनामिक्स हीट एंड मास ट्रांसफर। इसके बाद मैंने एक साल गुजारा है एज अ रिसर्च स्टूडेंट इन द फ्रिट्ज एबर इंस्टीट्यूट ऑफ द मैक्स प्लांक सोसाइटी बर्लिन जर्मनी। ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के ऊपर काम करने वाला दुनिया का नंबर वन इदारा है। तो इसमें मेरा काम लेने के कंप्यूटेशन मैथमेटिक्स के रिलेटेड टू सॉल्व हाई डायमेंशनल इंटीग्रल्स था यूजिंग सम स्पार्स ग्रिड मेथड्स। रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइबरनेटिक्स टालिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एज अ पीएचडी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट। यहाँ मेरा रिसर्च एरिया लाइक नर्व एक्सन्स, लाइक मॉडलिंग ऑफ सिग्नल प्रोपोगेशन जिसे हम कहते हैं, और ये बायोफिजिक्स के रिलेटेड है। तो जो चीज़ें हमें एप्लीकेशन फिल करने के लिए चाहिए होती हैं, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो होती है, हम उसको कह सकते हैं पर्सनल स्टेटमेंट। मैं कुछ ब्रीफली कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा कि पर्सनल स्टेटमेंट लिखते वक्त हमें किन किन चीज़ों को लिखना चाहिए और कितना लिखना चाहिए और क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले जब हम पर्सनल स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट थिंग होती है उसमें हम ब्रीफली लिखेंगे अपना इंट्रोडक्शन और एकेडमिक बैकग्राउंड। इंट्रोडक्शन में और एकेडमिक बैकग्राउंड में हम अपना लिख सकते हैं, आप अपने बैचलर्स को और अपने मास्टर्स को बता सकते हैं, आप अपना सीजीपीए बता सकते हैं। इसके अलावा आप अपना मास्टर थीसिस बता सकते हैं। इसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशंस, लाइक आपके इसमें आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट बता सकते हैं और आप अपनी मोटिवेशन बता सकते हैं टूवर्ड्स द पोजीशन और टूवर्ड दैट पीएचडी प्रोजेक्ट। इसके बाद आ जाएं आप अपने रिसर्च एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट पर। लाइक रिसर्च एक्सपीरियंस में अब क्या हो सकता है, लाइक आपने ऑफ कोर्स मास्टर थीसिस किया होगा, उसमें आपने जो टूल्स यूज़ किए हुए हैं, आपने पाइथन यूज़ किया, आपने मैटलैब किया है, और आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है, वो आप बता के आप उस चीज़ को जो रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। लाइक आप बताएंगे कि अच्छा आपकी ये रिक्वायरमेंट्स है, मैं ये काम कर चुका हूँ और ये चीज़ इस तरह से रिलेट कर रही है आपके काम के साथ। सम टाइम होता है आप एआई की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ हेल्प लेने तक आप एक रहनुमाई ले सकते हैं। ओके, मैंने ये काम किया है, ये प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, मेरा ये काम इसके साथ किस तरह रिलेट करता है, या कौन सी स्किल्स ऐसी हैं या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो म्यूचुअल हैं जो मैं ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद आप अपना फ्यूचर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। मतलब ये जो काम आप करना चाह रहे हैं इसके आपको एकेडमिक और प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या नज़र आते हैं, आप ये मेंशन कर सकते हैं।
इसके बाद आप रीज़न लिख सकते हैं चूजिंग फॉर दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, लाइक आप इसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी क्यों क्यों चूज कर रहे हैं। इसकी बहुत सी रीज़न हो सकती है, लाइक आप बता सकते हैं कि आप उसकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मेंशन कर सकते हैं, उसकी फैकल्टी को मेंशन कर सकते हैं, स्पेसिफिक किसी प्रोफेसर का आप नाम लिख सकते हैं कि उसके रिसर्च इंटरेस्ट आपके साथ अलाइन कर रहे हैं, इस वजह से आप इस यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस पर आ जाएं, इफ़ एप्लीकेबल। असल में कुछ इस तरह होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनकी जब आप पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं या सिक्योर करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स में लिखा होता है कि आपको बैचलर्स और मास्टर थीसिस भी सुपरवाइज करने पड़ेंगे और आपको अंडर ग्रेजुएट्स को पढ़ाना भी पड़ेगा। जैसे मेरी जो अभी मैंने पोजीशन स्टार्ट किया, इसमें मेरी डिग्री की रिक्वायरमेंट्स में ये शामिल है कि मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अगर आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है वेल नोन, तो आप अगर मेंशन करेंगे तो ये एक अच्छा साइन होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ, तो आपको नॉट टू बी कॉपीड, क्योंकि ऑनेस्ट रहें अपने हर काम में। आप जो भी चीज़ लिखें बताएं, उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, वो आपका अपना काम होना चाहिए। तो ये मैं आपको एक दिखा देता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये हमारे एक मैथमेटिक्स मीडिया के मेंबर हैं नौफल सकरान, जिन्होंने पीएचडी सिक्योर की थी यूएसए में। उनका ये एक सैंपल हमारे पास पड़ा है, तो ये आप देख सकते हैं। अ, बाकी ये जो सारे सैंपल हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये जब मैथमेटिक्स मीडिया के प्लेटफॉर्म से वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब के चैनल पर, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में इन सब के लिंक्स अटैच कर दिए जाएंगे, तो आप इजी हो के आप वहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं और इससे हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अभी होता ये है कि स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेने के लिए अभी किसी प्रोफेसर के पास चले जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और प्रोफेसर को पता भी नहीं होता कि ये बंदा कौन है। तो लाइक जैसे दो, हाउ द प्रोफेसर नोज यू, वर्क यू डिड टुगेदर। एटलीस्ट जब आप किसी प्रोफेसर के पास रिकमेंडेशन लेटर लेने के लिए जाएं, तो उनको पता तो हो ना कि इस बंदे को मैं जानता हूँ, अच्छा ये मेरी क्लास में था, इसने मेरे साथ कोई कोर्स पढ़ा था, मेरे साथ किसी रिसर्च पेपर पर काम किया था, मेरे साथ कोई मास्टर थीसिस किया हुआ है, कोई बैचलर थीसिस किया हुआ है। तभी वो आपकी स्किल्स को बता सकते हैं, एलेबोरेट कर सकते हैं कि अच्छा ये बंदे ने ये काम मेरे साथ किया था और इसकी ये स्किल्स हैं। तो सबसे पहले कोशिश करें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको हर जगह 2 से 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक तो आपका वो होगा कि जो आपके सुपरवाइजर होंगे, यूजुअली जो आप बैचलर्स और मास्टर थीसिस जिनके पास आपने लिखा हुआ होगा। तो सेकंड कोई और आप प्रोफेसर चूज कर सकते हैं जो आपकी मतलब कि जिनसे आपने कोई कोर्स पढ़ा हुआ हो। तो और सेकंड, जारी सी बात है, अभी एक प्रोफेसर आपके लिए या 100 बच्चों के लिए तो रिकमेंडेशन लेटर नहीं लिख सकते, तो होगा यही कि आप लिख के लेके जाएंगे और वो उनको साइन कर देंगे या वो उनको पढ़ेंगे और फिर आपको कुछ सजेशन दे सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट बता सकते हैं। बाकी अगर प्रोफेसर खुद लिखते हैं तो इस तरह की तो अच्छी बात ही नहीं है। तो जब लिखते वक्त आपने सबसे पहले ये बताना है कि अच्छा इस प्रोफेसर को मैं इसलिए जानता हूँ, मतलब लाइक ये प्रोफेसर मुझे इसलिए जानते हैं, लाइक उनकी मतलब आप जब लिखेंगे वो इस तरह लिखेंगे कि ये प्रोफेसर लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह जानते हैं, यानी कि रिलेशन आप बताएंगे। फिर आप बता देंगे कि अच्छा ये इस तरह ये आपने वर्क टुगेदर किया हुआ है, कोई मास्टर थीसिस लिखा है, कोई किसी पेपर पर काम किया है या कोई कोर्स अटेंड किया था। सेकंड थिंग, व्हाई यू आर इम्पोर्टेंट टू द प्रोफेसर, लाइक जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, क्या आप में क्या ऐसी चीज़ है। ये तो नहीं हो सकता कि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा बन के आते हैं, या बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम अपने अभी भी देखने को, अगर कोई रिकमेंडेशन हम देखते हैं पाकिस्तान से तो आ रहा होता है कि इज़ वेरी रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट। शायद इन इस तरह की बातों की अब ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि इस तरह अगर आप रेगुलर और पंक्चुअल, आई थिंक ये तो प्री क्वालिफिकेशन है एज अ ह्यूमन बीइंग, या अगर आप पीएचडी के लिए इंटेंट है तो ये चीज़ें तो आप में होती ही हैं, ये तो प्री क्वालिफिकेशन है। एंड दी व्हाट द प्रोफेसर लाइक अबाउट यू, लाइक प्रोफेसर, लाइक जो प्रोफेसर उसमें लिखेंगे कि अच्छा इस बच्चे का एनालिसिस स्ट्रांग है, इसकी कंप्यूटेशनल स्किल स्ट्रांग है,
इसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, या क्या इसमें क्या अच्छा है जिसकी वजह से वो बताएंगे कि ये जिस लैब में अप्लाई कर रहा है उसके लिए बिल्कुल सूटेबल कैंडिडेट है। अगेन द सैम्पल्स नॉट टू बी कॉपीड, तो सैंपल्स आपको दिखा देते हैं कुछ। ओके, दिस इज सम सैम्पल्स टू राइट रिकमेंडेशन लेटर। लाइक ये आपको लग रहा होगा काफ़ी लेंथी है, आप इसको 1 से 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बाद में इसको देख सकते हैं, ये आपको। ओके, आफ्टर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रिसर्च प्रपोजल। आई थिंक रिसर्च प्रपोजल ऐसी चीज़ है, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आप किसी अब्रॉड बैठे हैं किसी भी कंट्री में, आप पीएचडी स्टूडेंट है, तो इसके बारे में आपसे बहुत पूछा जाता है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो दो बातें हैं कि रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड है या नहीं है। अगर तो नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन को जज किया जाएगा उसका बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके मोटिवेशन लेटर से देखी जाएंगी कि अच्छा इस बंदे की मोटिवेशन क्या है और इसकी रिसर्च स्किल क्या है। अगर तो रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड नहीं है, इसका मतलब आप अपने मोटिवेशन लेटर को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करके लिखें। मोस्टली रिसर्च प्रपोजल वहाँ रिक्वायर्ड होता है जहाँ प्रोजेक्ट बेस्ड पोजीशन आती है, आपको पहले से टाइटल दे दिया जाता है कि अच्छा ये टाइटल है इस, क्योंकि उसमें आपका फ्यूचर वर्क डिसाइड हो चुका होता है कि अच्छा हम इस डायरेक्शन में काम करेंगे, हमारा ये टाइटल है, इस तरह है। तो उसके लिए वो आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं कि आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ऑफ कोर्स आप टाइटल लिखेंगे, आपका रिसर्च प्रपोजल होगा, आप उसका टाइटल लिखेंगे। सेकंड थिंग आ जाए अभी इंट्रोडक्शन। अभी होगा क्या, जो आपका रिसर्च प्रपोजल है उसका जो टाइटल होगा, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, न्यूमेरिकली मेथड है, चलें आर के मेथड लगा लें, आपको उसकी एक्सटेंशन के ऊपर वर्क करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप गूगल स्कॉलर पर जाएंगे, वहां से कोई 3 4 5 जो रिसेंट वर्क हो चुका है, तो आप पेपर्स डाउनलोड करेंगे, उसकी एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे और फिर आप डिसाइड करेंगे उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है और किस तरह। सबसे पहले आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स आप वही लिखते हैं, आप उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखते हैं जो आपका रिसर्च प्रपोजल का टाइटल है। ठीक है, अभी साथ में आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। आप इसको कंबाइन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू रिव्यू को। ठीक है, इसमें होगा ये कि आपने जो रिव्यू किया हुआ होगा, जो पास वर्क आपने स्टडी किया हुआ हुआ होगा, वो आप इसको एक पैराग्राफ की शक्ल में आप उसको लिख सकते हैं। आप उसमें बताएंगे अच्छा ये वर्क हो चुका है, या आप उसको फ्यूचर में या एलेबरेट लाइक इन विच कॉन्टेक्स्ट रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव आप उसको डिस्कस करेंगे। लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेथडोलॉजी। ऑफ कोर्स आपको अभी नहीं पता, मतलब आप प्रपोजल लिख रहे हैं कि क्या, लेकिन आप कोई ना कोई आप उसके लिए मेथडोलॉजी प्रपोज करेंगे। आप बताएंगे कि अच्छा ये हमारा ये जो रिसर्च है, रिसर्च फील्ड है, इसके लिए हम ये मेथडोलॉजी मैं प्रपोज करता हूँ, या ये मेथड अगर हम यूज़ करेंगे तो हम इसके मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। आप मोर देन वन मेथडोलॉजी भी प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो यहाँ तक जब आप लिख लेंगे ना, तो पढ़ने वाले बंदे को बहुत ज़्यादा चीज़ें उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा इस काबिल है, या इसको रिसर्च टॉपिक की समझ आ गई है, या इसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि इसको हम ये पोजीशन ऑफर कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ तक आपने इसको बहुत कोशिश करनी है कि मैक्सिमम अच्छे से अच्छा इसको लिखा जा सके। फिर आ जाती हैं एक्सपेक्टेड आउटकम्स और कंक्लूजन। जारी सी बात है, अभी मतलब ये जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स होती हैं या कंक्लूजन होता है, जब आप रिसर्च प्रपोजल लिख रहे होते हैं तो आपको इसके बारे में कोई खास आइडिया नहीं होता कि हाँ लाइक आपका जो आप मेथड कर रहे हैं वो कन्वर्ज होगा, वो कितना कन्वर्ज होगा। तो एक्सपेक्टेड आउटकम यही हो सकती हैं कि आप उसको प्रीवियस वर्क के साथ थोड़ा सा रिलेट करके आप उसको मेंशन कर सकते हैं और उसके कंक्लूजन बता सकते हैं। एट द एंड पर आप रेफरेंसेस लिखेंगे, प्रोबेबली रेफरेंसेस वही होंगे, आप उसको इंट्रोडक्शन में या लिटरेचर रिव्यू में आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने लिटरेचर आपने रिव्यू किया हुआ होगा आप उसको सारे को इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो
इसके मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ। अम, ये एक वैसे एक सैंपल है, आई थिंक। ये आप एक वेबसाइट है यॉर्क सेंट जॉन यूनिवर्सिटी की। तो अगर आप इस पर जाएंगे तो आपको रिसर्च प्रपोजल के बहुत ज़्यादा आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, और इन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इसको किस तरह बना सकते हैं और किस तरह लिख सकते हैं। ये सारी आपको इधर से गाइडेंस भी मिल जाएगी, सारे आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे रिसर्च प्रपोजल की, सारी आप इधर से देख सकते हैं। ओके। सो 3 से 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने लगें। लाइक यहाँ सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आप सबसे पहले आपको प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स देखनी चाहिए। ठीक है। जब भी आपके सामने कोई भी पोजीशन आती है, आपकी नज़र से गुजरती है, आप ये देखें कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। शायद आपको पता होगा, आप मोस्टली हम यही देखते हैं कि अच्छा मेरा फील्ड मैथमेटिक्स है, तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छा मेरी मैथमेटिक्स की ये पोजीशन है, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स मिल भी नहीं होती, हम फिर भी अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन आप मैथमेटिक्स से हटके भी चीज़ें देखें, जैसे मेरा थीसिस फ्लूइड डायनामिक में था। मैं पीएचडी के लिए मटेरियल साइंस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या रिसर्च एंड मेथड्स और डिफरेंट मतलब के फील्ड्स में अप्लाई कर सकता था। और मैं बहुत सारे हमारे ऐसे जानने वाले हमारी बैच के लोग हैं जो इस तरह पीएचडी कर रहे हैं, जिनका टाइटल मैथमेटिक्स था लेकिन वो पीएचडी किसी और टाइटल के साथ और फील्ड में कर रहे हैं। तो ये एक आपको चाहिए, आप बाकी भी अ, नज़र रखें कि जब पोजीशन एडवर्टाइज होती हैं तो आप उसकी रिक्वायरमेंट्स में जाएं, वहाँ पर मेंशन होगा कि हाँ मैथमेटिक्स के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली आप अगर कोई डिपार्टमेंट देखें, कंप्यूटर साइंस देखें, आईटी देखें, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के साथ, आप इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। ठीक है। तो और जब आप प्रोवाइड क्लियर एंड एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्ट्स, जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं, आप उनके साथ जो भी पिक्चर्स वगैरह अटैच करते हैं, कोशिश करें वो क्लियर एंड एक्यूरेट हों। क्योंकि समटाइम इस तरह हो रहा होता है कि पिक्चर्स नज़र ही नहीं आ रही होती, पता नहीं होता कि क्या क्या हाई जा रहा है। ठीक है। और हम पाकिस्तानी स्टूडेंट, तो हमारी कोशिश होती है कि हम आखिरी तारीख का इंतज़ार करते रहते हैं हर काम के लिए। ठीक है। कि अगर हमें एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो हम लास्ट डेट को करेंगे, आखिरी वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं। असल में होता ये है कि कुछ तो टाइम जोन का डिफरेंस होता है। ठीक है। और फिर लास्ट डेज के ऊपर जो पोर्टल होते हैं वो भी इशू करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, स्ट्रेस से बचने के लिए और टेक्निकल टेक्निकल इश्यू से बचने के लिए उसको अर्ली सबमिट करें। ठीक है। लास्ट थिंग, एरर फ्री सबमिशन एंड ट्रैक योर एप्लीकेशन। एरर फ्री सबमिशन यही है कि जब फाइनल सबमिशन से पहले एक बार आप अपने डाटा को अच्छे से देख लें कि मैंने क्या पुट किया है, किस तरह किया है, और अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसको कर सकते हैं। ट्रैक योर एप्लीकेशन। ट्रैक योर एप्लीकेशन का मतलब यही है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, लाइक अभी इटालियन साइकिल था, 40 साइकिल। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो आप अप्लाई कर देते हैं, आपका जो रिजल्ट आता है, जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट आपको किया जाता है, वो आपको कोई ईमेल नहीं करते। ठीक है। वो उन जहाँ जिस प्रोग्राम पर, जिस वेबसाइट पर आपने अप्लाई किया होता है, वहाँ पर समटाइम वो लिस्ट अपडेट कर दी जाती है। तो इस तरह होता है कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू भी लोगों के हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि मैं भी इसमें शॉर्ट लिस्ट था। तो अपनी एप्लीकेशन को लाजमी ट्रैक करें। जब आप मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें आप उसका एक पीडीएफ बनाते जाएं या वर्ड फाइल बनाते जाएं, साथ में लिखते जाएं, अच्छा ये मैंने अप्लाई किया है, इसकी ये वेबसाइट थी और इसकी जो रिजल्ट अनाउंस की डेट है वो ये है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है। ये कुछ ग्लिम्पसेस कह लें, कुछ मेरी कुछ मेरे प्रीवियस इंस्टीट्यूट मैक्स प्लांक के साथ। क्योंकि आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि आप लोग अगर यूरोप या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे, आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिलेगा, आपको उनके समझने का, उन लोगों से बात करने का, उनके कल्चर को देखने का मौका मिलेगा। और होपफुली आपको दुनिया की खूबसूरत जगह फ्री में घूमने का मौका मिलेगा, आपको एक हैंडसम सैलरी मिलेगी जो आई थिंक पाकिस्तानी लिहाज से बहुत ज़्यादा है।
और आप उसमें से अच्छी डिसेंट अमाउंट सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो ये चीज़ थी। एंड थैंक यू फॉर अटेंशन। और सॉरी, वन थिंग जवाब आई फॉरगॉट टू मेंशन इन स्लाइड्स। असल में बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ मोटिवेशन और कवर लेटर, इन तीन चीज़ों में क्या डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा आपको एलाबोरेट करने की कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है या किस तरह मतलब है। सबसे पहले अगर हम देख लें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अगर हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखें तो ये होगा, इसकी अगर मैं लेंथ बताऊं, ये आप इसको कह सकते हैं कि ये 1 to 2 पेज आप इसको लिख सकते हैं। और इसकी वर्ड लेंथ अगर हम कह लें कि 500 to 1000 वर्ड। असल में जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है ये मोटिवेशन लेटर और कवर लेटर के मुकाबले में ज़्यादा थोड़ा सा हम इसको डीपली एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। मतलब आप सबसे पहले आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताएंगे विद इन डिटेल, लाइक विद आप अपनी सीजीपीए मेंशन कर सकते हैं, आप अपनी डिस्टिंक्शन अगर कोई है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट लिखेंगे कि अच्छा ये मेरे रिसर्च इंटरेस्ट हैं, अच्छा ये मैं काम कर चुका हूँ इस तरह। फिर आप उन रिसर्च इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए आप बताएंगे कि मैं इस स्पेसिफिक प्रोग्राम या इस स्पेसिफिक पोजीशन के लिए कैसे फिट बैठता हूँ। ठीक है। उसके बाद आप अपने लॉन्ग टर्म गोल बता सकते हैं और आप उसको क्लोज कर सकते हैं। फिर आप आ जाएं मोटिवेशन लेटर की तरफ। मोटिवेशन लेटर यूजुअली हम 1 पेज कह लें, 1 पेज पर लिखेंगे। ठीक है। इसकी जो वर्ड लेंथ होगी 400 to 600 वर्ड्स कह लें। ठीक है। असल में मोटिवेशन लेटर में हम मोस्टली जो आपका फोकस्ड होता है वो आपकी पर्सनल मोटिवेशन के ऊपर होता है, आपके पैशन के ऊपर होता है। इसमें आप अपनी एकेडमिक डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे डीपली ज़्यादा। ठीक है। इसके बाद आ जाता है कवर कवर लेटर। कवर लेटर आप इसको कह लें, कवर मीन कंसाइज। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ब्रीफ होता है एज कंपेयर टू एसओपी एंड मोटिवेशन लेटर। तो ये आप हाफ पेज का भी लिख सकते हैं, 1 पेज का भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना ब्रीफली चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब आप इसमें क्या करेंगे, आप चीज़ों को अपनी इंटरेस्ट को समराइज करते हुए वो जो अपनी जो लैब है जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं उसके साथ आप उसको अलाइन कर देंगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं कहना चाह रहा था। बाकी थैंक यू फॉर योर अटेंशन। लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जिशान, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और बहुत शुक्रिया आपका, आपने अर्ली मॉर्निंग में हमें टाइम दिया अपना। और वंस अगेन बहुत शुक्रिया मायरा रुबाब और मोहम्मद जिशान आपका, आप लोगों ने अर्ली मॉर्निंग में टाइम दिया। और डेफिनेटली पाकिस्तान में अभी 12 से 1 बज रहे हैं, उनके मुताबिक टाइम दिया, आप लोगों का शुक्रिया। अभी हम कुछ टाइम जो है वो क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कितने अच्छे खूबसूरत अल्फाज से इस प्रेजेंटेशन को बयां किया, किसी का कोई क्वेश्चन होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आंसर सेशन हमने रखा है, तो वो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर के बाद हम कंक्लूडिंग रिमार्क लेंगे दो प्रोफेसर्स के। उसमें डॉक्टर सरफराज साहिब हैं और डॉक्टर इमरान चौधरी साहिब हैं, उनके लाजमी हम एंड पे रिमार्क लेते हैं। तो अभी कोई क्वेश्चन, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मौका देता हूँ कि कोई बंदा अगर जीसी फैसलाबाद सेमिनार रूम से कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो कर सकता है। लाइक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप बिल्कुल जो एडमिन से आप लोगों ने ज्वाइन किया वहां से आप फ्रंट पे आपके क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, इफ एनी क्वेश्चन। चैट में एक क्वेश्चन आया है। ऐसे तो चैट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। आई थिंक ओके, लेट ये मी चेक। आइट्स के बारे में पूछना चाह रहा होगा, विच टेस्ट इज मोर इजी एंड चीप। हाँ आइट्स। जी मायरा, आप इसका बता दो मेरे ख्याल में। आइट्स चैंपियन। चलिए आई मैं थिंक बता चीप देती तो हूँ। इक्वली है, मतलब नहीं, मैं बताती हूँ। आइल्स वैसे जो चीप और इजी है वो ड्यूलिंगो है। मैंने दोनों, मतलब आइल्स का भी मुझे पता है, ड्यूलिंगो का भी पता है। मैंने पर्सनली ड्यूलिंगो दिया था। वो आप ऑनलाइन आप इजीली कर सकते हैं और चीप है वो। आइल्स की निस्बत तो बहुत चीप है। आप लगा लें 1/10 जो है वो आपको अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो या ड्यूलिंगो बहुत इजी है, आप ऑनलाइन जाके सर्च करेंगे तो इजी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये भी डिपेंड भी करता है ना आपकी स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट पे। अगर तो रिक्वायर है कि आइल्स ही वो एक्सेप्ट करेंगे तो आपने आइल्स ही करना है। अगर आपके पास ऑप्शन है फिर आप डिलिंगो करें, फिर आपको आइल्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है।
और डिलिंगो की प्रिपरेशन अगर मैं बताऊं तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ना, आपने अच्छे से प्रिपरेशन करके टेस्ट देना है, वहां पे आप फ्री ट्रायल्स भी दे सकते हैं ऑनलाइन फाइनल टेस्ट देने से पहले। तो मैक्सिमम मैक्सिमम भी आपको 2 हफ्ते बहुत हैं अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करें तो। मैंने वैसे पर्सनली 1 वीक लगाया था, बट मतलब इजी है, आप वो कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट, अवैस राजपूत। यस जी, अवैस। Thank you. My name is Muhammad Awais. I am from GCUF. I'm Phil coursework student. I have question from Ms. Rubab. Ma'am, could you please mention some journal and most important courses like for my type of students from like who was doing MPhil and the courses will make CV more strong. Okay, courses related to which field? कोर्सेज आप किस फील्ड से रिलेटेड आप कोर्सेज पूछ रहे हैं ना, हर फील्ड के अपने अपने कोर्सेज होते हैं। जी अवैस, आप ज़रा क्वेश्चन को क्लियर करें कि डेफिनेटली आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट होगा उसी के रिलेटेड आप कोर्सेज लेंगे, तो डेफिनेटली वो कोर्सेज हमें बता दें ताकि हम रिकमेंड कर दें। काइंडली अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा और थोड़ा बता दें कौन से फील्ड से आप पूछ रहे हैं। हाँ जवाब, वो म्यूट है, ओके। ओके। उनको अनम्यूट मैंने कर उनको अनम्यूट किया था। दें। और उन लाइक ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, उसामा। उसामा, आप जो लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं उनको टाइम दें। जी, वो अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस लेटर के टाइम कि सर मोस्टली मैंने अप्लाई किया था हमसे लेवल के लिए, तो वो सर जब सुबह मतलब कि हमारे टाइम के हिसाब से अगर हम सुबह सुबह करते हम आपको क्लियर सुन नहीं पा रहे, काइंडली सबसे पहले तो अपना माइक ठीक करें। हम आपको सुन नहीं पा रहे सही तरीके से। सर मैंने एक्सेप्टेंस लेटर की टाइमिंग पता करनी है। जब हम एमफिल लेवल पे सर मैंने अप्लाई किया था बहुत दफ़ा, तो सर उस टाइम ये था कि हम जब उनको लेटर सेंड करते थे, सर मैंने अगर 1000 सेंड किए उसमें सर मुझे 5 का दोबारा आंसर आया है। तो सर ये टाइमिंग बता दें कौन सी बेस्ट है इनके लिए अप्लाई करने के लिए, और मंथ्स वगैरह बता दें मुझे। ओके, आई थिंक तो आप चाइना की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली चाइना भी आप। सर, जर्मनी। नो, आपने क्या ईमेल सेंड की थी या क्या सेंड किया था, हम क्लियर। ईमेल ईमेल एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। ओके, तो डेफिनेटली आप जहाँ पे आप ईमेल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर ईमेल का जवाब आए। हो सकता जी है सर। कि वो प्रोफेसर बिजी हो, वेकेशन पे हो, वो आपका रिप्लाई नहीं करना चाहता। और हो सकता है उसका रिसर्च इंटरेस्ट आपके साथ मैच नहीं होता। तो डेफिनेटली वही लोग ही आपकी जो है ईमेल का रिप्लाई करेंगे, जो लोग जिन लोगों का इंटरेस्ट आपके साथ मिलता है। तो आप जिस तरह से मायरा ने अच्छा एक्सप्लेन किया कि आप लोगों ने ईमेल किस तरह से करनी है, तो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें। जब इम्प्रूव करेंगे तो होपफुली आपको रिस्पॉन्सेज आएंगे। जर्मनी के हवाले से मैं जवाब थोड़ा सा बताऊं। यस। या जर्मनी में अगर आपने 99% तो ये होता है कि प्रोफेसर आपको रिप्लाई करेंगे। लाइक मैंने 1 साल स्पेंड किया है जर्मनी में, और जर्मनी में मैंने देखा है कि अगर जैसे ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, मैक्स प्लांक है या इस तरह के यूस हैं और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, तो इनमें लाइक आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, इवन प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। तो जवाब की बात ठीक है, समटाइम वो आप जो सीवी अटैच करते हैं या आपकी ईमेल पढ़ के वो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो रिसर्च इंटरेस्ट है हमारे साथ अलाइन करता है या नहीं। बाकी आपने एक प्रोग्रामिंग स्किल ज़रूर सीखें, क्योंकि ये मैटलैब और मैथमेटिका को प्रोग्रामिंग स्किल नहीं मानते, ये मैथमेटिकल टूल्स मानते हैं। तो जब भी वो स्किल्स पूछते हैं तो मैं भी ऐसे ही था, मैंने भी उनको कहा था कि मुझे मैटलैब आता है, तो वो कहते हैं ये तो मैथमेटिकल टूल्स है, आपको प्रोग्रामिंग कौन सी आती है। तो फिर मैंने इधर सी प्लस प्लस और पाइथन सीखा। तो कोशिश करें कि आपको एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ग्रिप ज़रूर होनी चाहिए। यूजली पाइथन इज़ बेस्ट। एग्जैक्टली। ओके, और हम लास्ट क्वेश्चन अभी जीसी से लेते हैं।
हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम जीसी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे आईएमपीएम से। जी। अस्सलामुअलैकुम जवाद भाई, सामने बात कर रहा हूँ जिस जी यूनिवर्सिटी से। जी, वालेकुम सलाम। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन एक कॉमन है तमाम बच्चों का कि एकेडमिक जो बैकग्राउंड है बच्चों का, अगर किसी का वीक है, मतलब उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे, लेकिन वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। और इसमें ये बताएं कि इसमें ये हमारे इंटर का तो मेरे ख्याल में एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो मैटर करता है उसमें, कोई डिवीजन वगैरह फर्स्ट सेकंड का कोई इशू हो। और आगे इसी तरह बैचलर और मास्टर में मिनिमम कितने की सीजीपीए होनी चाहिए, या ये मैटर किस तरह से करती है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बस यही हमारा क्वेश्चन है लास्ट। ओके। हमने काफ़ी ज़्यादा इस पे टॉक्स दे चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के स्कॉलरशिप्स पे, और डिफरेंट स्कॉलर्स को हम जानते भी हैं। इवन के वो लोग भी यूएस में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी कर रहे हैं जिनकी सीजीपीए 2 के डिजिट में आती है, 2.7 2.8। तो लाइक अगर आपका, पहली तो बात मैं आप मैट्रिक इंटर पे आता हूँ, मैट्रिक इंटर तो इस लेवल पे वो काउंट नहीं करते अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपका बैचलर करेंगे, अगर पीएचडी कर रहे हैं तो वो मास्टर पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो अगर आपका एकेडमिक वीक है, सीजीपीए कम है, तो फिर आप दूसरी चीजों में दूसरे लोगों से आगे निकलें। लाइक जैसे इन लोगों ने आपको पर्सनल स्टेटमेंट का बताया है, रिकमेंडेशन लेटर का बताया है, ईमेल्स का बताया, तो वो चीजें जब आपकी ज्यादा अच्छी होंगी तो वो उनको अपनी तरफ माइल करेंगी। तो कोशिश करें कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप अच्छे तरीके से मतलब उसको हैंडल करें, ताकि आपका जो एकेडमिक है वो उसमें कवर हो जाए। डेफिनेटली एकेडमिक अच्छा होगा तो वो तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। जिन लोगों ने अपने 4 साल में मेहनत की है, एमफिल में मेहनत की है, ये तो नहीं हो सकता कि वो दोनों बराबर हो जाएं। लेकिन अब बराबर कैसे करना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे बहुत अच्छा टाइम लगाएं, उस पर 5-6 महीने लगाएं, तो होपफुली आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि आपका एकेडमिक अगर वीक है तो आप आगे नहीं निकल सकते। ओके। उसामा, मेरे ख्याल में जो आपने क्वेश्चन पूछा था तो वो उसको कवर कर दिया है मैंने। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन, अगर आप लोगों का जीसी फैसलाबाद से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मीडिया मैथमेटिक्स मीडिया को ईमेल लिखें, हम आपका ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। इवन कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स को भी रिव्यू करेंगे, और आप हमारे स्पीकर्स को भी जो है वो ईमेल लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं आईएमपीएम से। यस, लाहौर से। अगर किसी का कोई, यस जैनुल आबिदीन। यस जैन, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। वालेकुम सलाम। जवाद भाई, जैसे आपने कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में स्टार्ट में बिल्कुल सेशंस के बताया था, तो इसमें एक दरमियान में एक स्कॉलरशिप था इरास्मस मंडस का, जो कि आपने बोला हाईली रिकमेंडेड है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो इरास्मस का स्ट्रक्चर है बेसिकली वो ज़्यादातर अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी मॉडलिंग की तरफ उनका ज़्यादा है, या रियल मैथ की तरफ। तो जो स्टूडेंट्स यानी कि प्योर मैथमेटिक्स की तरफ जिनका इंटरेस्ट है, तो क्या उन्हें उसमें अप्लाई करना चाहिए? और सेकेंडली मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हमें ड्यूरिंग मास्टर्स हम किसी अदर मास्टर्स के लिए बाहर फॉरेन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो क्या हमें जो हमारा कंटिन्यू मास्टर्स है उसे शो करवाना चाहिए अपनी सीवी या लेटर में, या नहीं? ओके। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन इरास्मस मोंडस के हवाले से है, तो उसमें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका प्योर भी है तो अच्छी चीज़ है। अगर आपका प्योर है तो आप प्योर को अप्लाइड में, मतलब ये कोई बहुत डिफरेंट चीज़ें नहीं है। लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इस वक्त 50-50 काम कर रहा हूँ। सब रीमान ज्योमेट्री के साथ भी अब्स्ट्रैक्टली चल रहा हूँ, और उसकी एप्लीकेशन न्यूरो साइंस में भी देख रहा हूँ। इसी तरह इरास्मस का है कि उसमें अगर आप मॉडलिंग पे काम कर रहे हो तो इट्स मीन कि आपको पीछे से प्योर मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, देन आप मॉडलिंग कर सकते हैं। क्योंकि जो ज्योमेट्री एनालिसिस को मैं यूज कर रहा हूँ न्यूरो साइंस के अंदर, इट्स मीन कि मुझे मैथमेटिक्स आता होगा अब्स्ट्रैक्ट, तो देन ही मैं उनको अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि आप वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। और वहाँ पर जो लोग सिलेक्ट हुए हैं इस दफा पाकिस्तान से, वो ज्यादातर प्योर से हैं। नंबर 1। नंबर 2 आपका क्वेश्चन है कि क्या मायरा आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकती हैं कि अगर किसी ने डबल, वैसे तो पहला एक तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको डबल मास्टर कर लेना चाहिए, ठीक है, अगर तो आप सरवाइव कर सकते हैं स्कॉलरशिप के साथ। दूसरा मायरा आप इसका जवाब दे दें कि अगर किसी का पहले से मास्टर है तो वो उसको मेंशन करना चाहिए आपके ख्याल में। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर मेंशन कर दिया जाए तो। बल्कि उनको ये भी, इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी हो सकता है कि आप दूसरे बच्चों की निस्बत थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, आपने ज्यादा काम किया होगा, तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है। तो आई थिंक आप ऐड कर सकते हैं ऐसे ही है क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू या। ऐसे ही क्योंकि इसका नेगेटिव पॉइंट तो नहीं हो सकता कि अगर आपने दूसरे से ज्यादा पढ़ा तो। चलें, बहुत शुक्रिया जैन आपका, आपने क्वेश्चन अच्छे किए हैं तो। ओके देन, ओके लास्ट क्वेश्चन हम मोहम्मद हमजा से लेते हैं। यस हमजा, आप अपना सवाल पूछें। जी सर। सर मेरा ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम मेंशन वहाँ पे कर सकते हैं कि हमने पहले मास्टर्स किया हुआ है, और फिर इस चीज़ पे भी इफेक्ट क्या ये कर सकते हैं कि वो इस बात को लें, टीचर्स या प्रोफेसर या एडमिशन कमेटी, अगर ये पहले एमएस कर चुका है तो इसको हम क्यों प्रेफर करेंगे ये दोबारा एमएस के लिए आए? हम बाकी स्टूडेंट्स को प्रेफर कर सकते हैं, इस तरह का कोई सीन नहीं होता? देखिए, अगर स्पेशली आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, इरास्मस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या दाद के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बीएमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको मतलब पता है। ये तो नहीं है कि उनको पता नहीं है कि ये कंट्री जो है ये डेवलपिंग कंट्री है। और डेफिनेटली हमारा जो स्टडी का लेवल है वो इनके लेवल से नीचे ही है। तो हम मतलब आप अच्छा मोटिवेशन लेटर में लिखें कि हम अपना जो बैकग्राउंड, स्टडी बैकग्राउंड है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोबारा से मास्टर कोर्सेज एडवांस लेना चाहते हैं इन यूरोप। तो इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सही है। जी थी। और रिसेंटली एक कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आई थी, मैंने उसमें अप्लाई कर रहा था, तो उन्होंने स्पेशली इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया हुआ था कि जो डबल मास्टर्स के लिए वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रेफर नहीं करेंगे, अगर प्रेफर करना चाहेंगे तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होनी चाहिए। तो हाँ जी, मोटिवेशन मैंने बता दी है आपको कि मोटिवेशन इसकी क्या है कि हम डेवलपिंग कंट्री से हैं, तो आप अपना स्टडी बैकग्राउंड को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए आप डबल मास्टर करना चाह रहे हैं। जी ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी लोगों के क्वेश्चन होंगे वो लाजमी ईमेल पे पूछ लें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अभी हम कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए सर डॉक्टर सरफराज साहब जो कि कॉमसैट्स लाहौर से हैं, उनको टाइम देंगे कि सर आप थोड़े से कंक्लूडिंग रिमार्क दें। उसके बाद डॉक्टर इमरान साहब। जी, सबसे पहले मायरा, आपको, जिशान एंड जावेद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने टाइम निकाला, आपने सोचा। ये एक अच्छी कंट्रीब्यूशन है जब आप लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो एक सोच आती है कि यार यहाँ पे पाकिस्तान इतने ज़्यादा नहीं है, तो एक एक नेचुरल हमारे अंदर फीलिंग है हम लोगों के अंदर कि हम कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को सपोर्ट करें, बुलाएं यहाँ पे और उनको भी देखें इनके साथ ही। और ये एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और आप लोग इसको फॉलो कर रहे हो, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आप लोगों ने खुद से रब्ता किया, और खुद से रब्ता करके आपने कहा कि आप अपने जो साथी यहाँ पे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं उनको बताना चाह रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के end पे। जो अभी एक क्वेश्चन हो रहा था कि मास्टर के बारे में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, मायरा को पता होगा कि फर्स्ट बैच के अंदर हमारे पास एक लड़का था जो आईएमएम के अंदर आया था, और ड्यूरिंग द मास्टर्स उसने अप्लाई किया था, उसका फिर अनदर मास्टर्स में फ्रांस के अंदर हो गया था एडमिशन। तो आप कर सकते हो, अपने कोर्सेज बता सकते हो कि आपने ये कोर्सेज ड्यूरिंग द मास्टर्स पढ़े हैं। एक और चीज डिस्कशन चल रही थी कि जो आजकल आउट ऑफ कंट्री मैथमेटिक्स के अंदर सिंपल मैथ नहीं चलता, आपके पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा, आपके पास एक चीज होनी चाहिए इन टर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज या किसी और टर्म के साथ। तो वी डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये IMPM चला रहे हैं, उसके अंदर आजकल एक पूरा कोर्स चल रहा है मैथमेटिक्स फॉर पाइथन के नाम से। और मतलब उसमें बच्चों को सुबह 9 से 11 2 मंथ का कोर्स है जिसमें वो पाइथन फॉर मैथमेटिशियन के नाम से इस चीज़ को कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एबिलिटी आ जाए जब वो अप्लाई करें, तो देयर शुड बी सम डिफरेंस। जो चीज़ आप लोग कर रहे हैं, देर आर अदर पाकिस्तानीज एज वेल जिनके अंदर ये ख्वाहिश है कि उनके पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ कंट्री हैं, उनमें एक आई कोड गुरु के नाम से भी है। अगर आप सर्च करें, आई कोड गुरु के लोगों का भी काम यही होता है कि वो बेसिकली लोगों को तैयार कर रहे हैं फॉर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स। जो डिस्कशंस यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने की है, टोटली एग्री विद यू। उसके साथ साथ ये है कि थोड़ा सा इट्स नॉट दैट मच स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको लेटर मिलेगा और प्रोफेसर फौरी आपको कहेगा कि आप आ गए हैं और इसमें कर लें। देयर इज लॉट ऑफ एफर्ट्स नीड टू बी एडिड इन योर प्रपोजल्स, इन योर डॉक्यूमेंट्स, इन योर CVs एज वेल। तो ये जो मैंने आई कोड गुरु का नाम दिया है, वो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अ, कम से कम 6 माह लगाते हैं एक बच्चे के ऊपर उसको सिर्फ तैयार करने के लिए कि उसने अप्लाई कैसे करना है।
मतलब आप इसको इतना इजी ना समझें कि आप बैठेंगे, बैठ के आप ईमेल करेंगे और आपको फौरी प्रोफेसर कहेगा आ जाओ आप। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर उसकी जो है वो आपने तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद आप अपना, जब तक अपनी चीज़ स्ट्रांग नहीं करोगे, जब तक आप उसको ये नहीं फील कराओगे कि यस यू कैन डू दैट, जो भी उसको काम कर रहा है उसके पेपर को एक्सप्लोर करें, उसके पेपर को एक्सप्लोर करके उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दे, तब वो समझेगा कि हाँ ये वाकई सीरियस है स्टूडेंट, जो वो आना चाह रहा है कि उसने मेरे पेपर्स भी देखे हैं, पेपर्स उसने रिपोर्ट भी किया है। There are a lot of things need to be added. लेकिन again, I would like to thank Myra, Zishan, and Javed for your time. And thank you so much. और we will keep doing these things in future as well. So again, thank you so much. थैंक यू वेरी मच सर। अभी लास्ट रिमार्क सर डॉक्टर इमरान साहब से ले लेते हैं। जी सर। अ, सर आप हमें सुन पा रहे हैं? जस्ट वन मोमेंट। सर आपने Assalamu alaikum. First of all, I want to thank all our alumni, Jawad, Myra, and third one for their presentation. ये इन सब की बहुत अच्छी काविश है, बहुत अच्छा ये काम करते हैं मैथमेटिक्स मीडिया के थ्रू। डिफरेंट वर्कशॉप सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और लास्ट एक्टिविटी 14 अगस्त में मैंने ज्वाइन की थी। उसमें इनके पोस्टर कंपटीशन था, जिसमें बच्चों को गाइड करते हैं कि कैसे पोस्टर का प्रेजेंट करने हैं, उनकी मोटिवेशन होती है, उनकी तैयारी होती है। इसी तरह से सेम लाइक अगेन एंड अगेन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों को मोटिवेट करते हैं खुद से। कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि जो हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं वो थोड़ा सा स्कॉलरशिप के थ्रू डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर स्कॉलरशिप गेन कर सकें। तो बच्चों के लिए की पॉइंट ये है कि आपको जो मर्जी गाइड करने वाला हो, मैं आपका सेमिनार शुरू होने से पहले बच्चों को यही बता रहा था, सबसे की पॉइंट ये है कि सारा काम आपने खुद करना है। जब आप छोड़ देंगे ना कि कोई आपके लिए काम करेगा, कोई आपके लिए डॉक्यूमेंट सीवी तैयार करके देगा, कोई आपको प्रपोजल तैयार करके देगा, तो इससे कुछ नहीं होगा। सब में कोई आपको गाइड कर सकता है, कोई आपकी प्लेस पे लेटर नहीं लिख सकता, ईमेल्स कंपोज करके नहीं दे सकता, आपको सीवी प्रिपेयर करके नहीं दे सकता। तो और दूसरा एक था कि जब भी आप एक फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो कम से कम 5 to 6 मंथ बिफोर आपको सारी वर्किंग स्टार्ट करनी पड़ती है। आपने जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं सारे अटेस्टेशन करवानी है, करेक्टर सर्टिफिकेट्स है, बैंक स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उनसे आपने अटेस्ट करवाना है। और साथ में FRC एंड टाइम पे आपको पता चलता है कि आप लोगों को फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपका नहीं बना हुआ। तो इसलिए कोई भी काम आप बिल्कुल एंड टाइम पे क्लोजिंग डेट पे ना छोड़ें, साथ साथ करते रहें। तो इससे आपकी जो आसानी होगी, ये होगा क्लोजिंग डेट पे आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप रह जाएंगे। और बाज़ दफ़ा एम्बेसीज में आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं तो उसमें वो 4 to 5 वीक्स ले लेते हैं प्रोसेसिंग में। तो इसमें आपको टाइम मार्जिन देख के चलना पड़ेगा। तो आई वॉन्ट टू अगेन थैंक थ्री ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रेजेंटेशन, फॉर योर टाइम, फॉर योर प्रेजेंटेशंस। आप लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर दी। आपने जो कैसे आप लोगों ने स्कॉलरशिप्स को हिट करना है,
सीवी कैसे तैयार करनी है, स्कॉलरशिप कौन से लेने हैं, आपने जो एजुकेशन जो आपके इंग्लिश स्पोकन है उसके लिए कौन से वाला आपने कोर्स करना है। तो ये सारा हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा हम यहाँ पे खुद से भी एक सेमिनार करवाएंगे जिसमें हम आपको गाइड करेंगे डिटेल के साथ। कुछ चीज़ें जो यहाँ से रह गई हैं तो मेरा तो वैसे ख्याल जरूरत नहीं है, मगर फिर भी हम एक थोड़ा सा जैसे बच्चों को होता है ना डिटेल के साथ यहाँ पे उनको दोबारा से गाइड कर देंगे। अगेन थैंक यू जिशान, जवाद एंड मायरा। आप लोगों की बहुत अच्छी एक काविश है, कोशिश है, ख़ास तौर पे जीसीएफ के बच्चों के लिए उनको गाइड करने के लिए। और बच्चे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन लेते हैं आप लोगों से कि आप लोग सारे डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ले रहे हैं और ये और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट गाइड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अच्छी कंक्लूडिंग रिमार्क दी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका और सर डॉक्टर सरफराज साहब का। और स्पेशली हम अप्रिशिएट करते हैं सर डॉक्टर सरफराज साहब को, जो कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी मैथमेटिक्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें सर फहरिस्त हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में मैथमेटिक्स को प्रमोट कर रहे हैं एज अ आईएमएम के तौर पे, अब आईएमपीएम के तौर पे। और मैंने जैसे कि बताया कि हम लोग भी जब निकले बैचलर करके तो हम लोगों ने जितनी इन्फॉर्मेशन ली वो आईएमएफ के पेज से ली, वहाँ से स्कॉलरशिप्स के देखे और वहाँ पे डिफरेंट फॉरेन जो स्कॉलर थे, सॉरी टीचर थे, उनसे पढ़ने का मौका मिला। और मायरा तो वहाँ की स्टूडेंट भी है। तो बहुत शुक्रिया। और लास्ट पे मैं फिर से जो है वो शुक्रिया अदा करूँगा एस्पायर कॉलेज का। अनफॉर्चुनेटली स्मोक की वजह से अ, उनके साथ भी हमारी कनेक्शन था बट वो नहीं हो सका। और दूसरा जीसी फैसलाबाद का, होम सेट्स ऑल कैंपसेस का, और एट द एंड मायरा आपका और दिशाना आपका। आप लोगों ने अर्ली मॉर्निंग, मुझे पता होता है टाइम देना बहुत मुश्किल होता है और आपने दिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और हम नेक्स्ट जो टॉक है हमारी वो स्पेशली इरास्मस पे है। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को कि इरास्मस में अप्लाई करें, क्योंकि एप्लीकेशन अभी ओपन होने वाली है और उसकी 28 फरवरी लास्ट डेट होगी। तो लाजमी अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच सर साहब का, और बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, अल्लाह थैंक यू। बाय। हाफिज़।